दोस्तों उदयपुर विजिट की तीसरी और अंतिम वीडियो में आज हम विजिट करेंगे सिटी पैलेस और करणी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिटी पैलेस से। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सिटी पैलेस में। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये सिटी पैलेस है। यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप और कई पुराने राजाओं की जो है म्यूज़िक सिस्टम रखे हुए हैं, उनके आर्म्स एंड ऑम्निशन रखे हुए हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी वन टाइप ऑफ कह सकते हैं कि म्यूज़ियम है। यहाँ पर आपको उनके पुराने फर्नीचर मिलेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड का पता लगता है, कैसे वो लोग रहते थे और युद्ध में क्या क्या आर्म्स यूज़ करते थे और उनका जो एंटरटेनमेंट का क्या क्या साधन हुआ करता था, कैसे म्यूज़िक सिस्टम होते थे, ये सारी चीज़ें इस सिटी पैलेस में है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस सिटी पैलेस में, जो कि देश ही नहीं विदेशों से और फॉरेनर्स लोग भी यहाँ आते हैं। दूर दूर से विदेशी सैलानी आते हैं और यहाँ पर विजिट करके जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर और देखते हैं यहाँ का इतिहास। दोस्तों यहाँ एंट्री गेट के बाहर ही टिकट विंडो है, जहाँ से आपने टिकट लेनी है। इस प्लेस में विजिट करने के लिए टिकट है। छोटे बच्चों का 150 रुपया है और बड़े लोगों का चार्ज 400 रुपया है। फॉरेनर्स और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये पैलेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। पहला सबसे बड़ा पैलेस मैसूर पैलेस है और दूसरे नंबर पर आता है उदयपुर का सिटी पैलेस। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मेवाड़ राज्य की पहली राजधानी मानी जाने वाली चित्तौड़ रियासत पर हो रहे लगातार आक्रमण के कारण मुगलों से तंग आकर महाराणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के बीच में एक सुरक्षित स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाने को विचार किया। तभी यहाँ उदयपुर में महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में इस उदयपुर शहर को बसाया और यहाँ इसी के साथ यहाँ पर राजमहल की नींव रखी गई थी, जिसकी मुख्य वजह थी कि ये चारों ओर से अरावली पर्वत की घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जहाँ पर ये पैलेस बनाया है उसके चारों तरफ पिछोला झील कवर करती है। दोस्तों इस महल की बनावट इस तरह से की गई है कि ये एक तरह से भूल भुलैया जैसा है। यहाँ अंदर जाने के बाद कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से रास्ते से जाना है। ऐसा माना जाता है कि इस महल को बनाने में 400 साल का समय लगा था और इससे अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से बनाया था। यहाँ पर तमाम उन सभी 22 राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है। आज भी यहाँ महाराणा प्रताप के वंशज इस महल में रहते हैं। महाराणा प्रताप के 22वें वंशज महाराणा लक्ष्यराज सिंह जी अपने परिवार के साथ इस महल में अभी भी रहते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप अक्सर 2 तलवारें रखते थे। जब शत्रु के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं होता था तब महाराणा प्रताप अपनी दूसरी तलवार उस शत्रु को देते थे जिससे वे युद्ध लड़ने वाले हैं। दोस्तों आप जैसे ही इस महल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस में एक गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि 400 साल पुरानी है। यानी कि जब ये महल बना था उसी समय इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसके बाद आता है महाराणा प्रताप कक्ष। इस कक्ष में महाराणा प्रताप से संबंधित वो सारी चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि वो युद्ध में कौन से अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करते थे, वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे, वो किन औजारों का इस्तेमाल करते थे। ऐसी कई चीज़ें महाराणा प्रताप से संबंधित इस म्यूजियम में रखी मिलेगी। दोस्तों महाराणा प्रताप अक्सर अपने घोड़े चेतक के मुंह के आगे एक नकली हाथी की सूंड लगा के रखते थे, ताकि युद्ध के मैदान में हाथी इसको अपना बच्चा समझकर इस पर अटैक न करे और वो अपनी विजय को हासिल कर सके। दोस्तों ये है भीम विलास, जो कि महाराणा भीम सिंह जी के लिए बनाया गया था, जहां राजा हुक्का पिया करते थे।
दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है लक्खी कुंड, जो प्योरली मार्बल के एक सिंगल स्टोन से बना है, यानी कि एक ही मार्बल के पत्थर से इसे बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब कभी किसी राजा का राज तिलक होता था तब इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे, जिसमें से 25,000 सिक्के गरीबों में बांट दिए जाते थे और बाकी के बचे सिक्कों को धर्म के काम और दान पुण्य के काम में इस्तेमाल किया जाता था। इस कुंड का आखिरी बार 1920 में इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद ये तब से लेकर अब तक खाली है। दोस्तों ये जो आप पिंजरे देख रहे हैं ये सभी पिंजरे कबूतरों के पिंजरे हैं, जो कि पीतल के बने हुए हैं। उस जमाने में संदेश भेजने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तब इन्हीं कबूतरों की मदद से किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। और ये कबूतर जो है स्पेशल ट्रेंड किए हुए कबूतर होते थे, ऑर्डिनरी वाले कबूतर नहीं हुआ करते थे। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड में राजा रानी होली के त्योहार पर रंग से खेला करते थे, यानी कि ये रंग कुंड का काम करता था। दोस्तों इसके बाद आता है मोती महल, जहां पर राजा और रानी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते थे। ये जो रंग बिरंगे कांच आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्पेशल इंग्लैंड से मंगाए गए थे। दोस्तों ये जो अब आप देखने वाले हैं ये इस महल का सबसे खूबसूरत कमरा है, जिसे शीश महल कहा जाता है। ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। इस शीश महल के जो दरवाजे हैं वो हाथियों के दांत से बने हुए हैं। दोस्तों ये जो सामने आप कमरा देख रहे हैं ये श्यामल दास जी का कमरा है, जो किसी जमाने में एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे। इसी कमरे में बैठकर श्यामल दास जी ने पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था श्यामल दास जी के बारे में। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं इस जगह का नाम है दीवाने आम। यहाँ पर राजा अपनी प्रजा के साथ मिलते थे और उनके दुख तकलीफों को सुनते थे और उसके ऊपर जजमेंट देते थे, इसलिए इसे दीवाने आम कहा जाता है। दोस्तों ये है दीवाने खास, जहां पर राजा अपने मंत्रियों से मिला करते थे और उनके साथ में मुख्य फैसले किया करते थे, यानी कि मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी यहाँ पर। और इसके साथ ही उन मंत्रियों के और मुख्य लोगों के साथ त्योहार मनाया जाता था। ऊपर से रानी इन खिड़कियों से नीचे का नज़ारा देखा करती थी। इन खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर से रानियां नीचे का नज़ारा देख सकती है, मगर नीचे से कोई भी ऊपर नहीं देख सकता है। यहाँ पर हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। तब हाथियों के द्वारा यहाँ लड़ाई कराई जाती थी और लोग उसका लुत्फ लेते थे। दोस्तों ये है सूर्य भवन। बारिश के दिनों में जब ज़्यादा बादल हुआ करते थे और सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते थे, उस समय राजा और अपना राज परिवार इस सोने के सूर्य को नमन किया करता था और उनकी आराधना किया करता था। दोस्तों ये है मानक महल, जो कि पूरी तरह से कांच का बना हुआ है और इसमें लगे कांच को यूरोप के बेल्जियम से मंगाया गया था। ये राज परिवार का डाइनिंग हॉल कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर राज परिवार अपना खाना खाते थे। दोस्तों इसके बाद आता है जनाना महल। दोस्तों जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी और जब कोई रानी विधवा हो जाती थी तो उसे इसी जनाना महल में रहना पड़ता था। यहाँ पर सिर्फ स्त्रियों को ही आने की परमिशन है, किसी भी पुरुष का यहाँ आना वर्जित है। दोस्तों ये जो सामने बेड देख रहे हैं ये विडो बेड है, यानी कि विधवा रानी इस पलंग पे सोया करती थी, जो पूरी तरह से चांदी का बना हुआ है। इसके अंदर जो पंखे लगे हैं वो केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल से चलने वाले पंखे हुआ करते थे। दोस्तों इस म्यूजियम में कई तरह की पेंटिंग से ये दर्शाया गया है कि किस तरह महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को प्रेम करते हैं। साथ ही यहाँ पर हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी भी रखी हुई है। दोस्तों ये जो सामने आप जितनी भी खंडित मूर्तियां आप देख रहे हैं, मुगलों द्वारा क्षतिग्रस्त की हुई मूर्तियां हैं, जिन्हें यहाँ पर सजा कर रखा गया है।
हालांकि इस महल में कभी भी कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन आसपास के जो किले हैं जैसे चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, वहां से इन खंडित मूर्तियों को यहाँ लाया गया है और एज ए म्यूजियम यहाँ रखा गया है। दोस्तों उस जमाने में राजघराने के लोगों को संगीत का काफी शौक हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी उस जमाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो आज भी उनकी याद को दिलाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिटी पैलेस का विजिट। आज का ये सिटी पैलेस का विजिट पूरा होता है, इसके बाद हम चलते हैं करणी माता के मंदिर में। तो चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं करणी माता के। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं करणी माता मंदिर। ये जो आप पीछे पहाड़ी पे आप देख रहे हैं, ऊपर जो है माता जी विराजमान है। करणी माता जो है यहाँ पहाड़ी पे बैठी हुई है। यदि आपको यहाँ जाना है तो यहाँ पर रोपवे की फैसिलिटी है। आप रोपवे के थ्रू यानी कि उड़न खटोले के थ्रू करणी माता मंदिर के दर्शन के लिए ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप उदयपुर घूमने के लिए आते हैं तो एक बार करणी माता के दर्शन जरूर कीजिए। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं करणी माता मंदिर के टॉप में, यानी कि अभी थोड़ी देर में माता जी के दर्शन करेंगे। काफ़ी थकान हो गई है और आप देख सकते हैं पीछे से कितना बढ़िया व्यू दिखता है। जय माता जी। दोस्तों आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि माता जी की आरती का हमें लाभ मिला। आज हम आए हैं उदयपुर की करणी माता मंदिर में और आज हम उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि उनकी दिन रात की सेवा में लगे रहे। पंडित जी से थोड़ा सा मिलने का मौका मिला। पंडित जी जय माता जी। पंडित जी ये जैसा कि मैंने सुना है कि राजपूतों की कुलदेवी करणी माता है, तो इनका थोड़ा सा आप इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माता जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में पता चल सके। ये चारण समाज की कुलदेवी है जो यहाँ मनसापूर्ण करणी माता है। सबके मनोकामना पूरी करती है। जो भी भक्त आता है कभी निराश नहीं होता है। सच्चे मन से जो आके माता को अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना सब पूरी होती है। फिर ये माता पार्वती जी का अवतार है। इनका मेन मंदिर बीकानेर देशनोक में है, यानी कि इनका जो मुख्य मंदिर है बीकानेर में है, उनकी छाया यहाँ पर है। वहाँ से महाराजा करण सिंह जी जोत लाए थे। महाराजा करण सिंह जी जो है जोत यहाँ लेके आए थे और माता जी को यहाँ प्रतिष्ठित किया था 1620 में जी। 1620 में तब से लेकर के माता जी यहीं विराजमान है और समय निकलता गया और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और आज समय निकल के अनुसार राजा महाराजा की पूजा थी। उस समय सब राजा महाराजा अपने सिटी महलों में चले गए। उसके बाद मंदिर वीरान हो गया। ये अभी हमारा मनसापूर्ण करणी माता विकास ट्रस्ट बना हुआ है। ये कब 35 साल से वापस इसकी 35-40 साल से मंदिर का फिर से विकास हुआ।
फिर से धीरे धीरे इसमें सेवा शुरू हुई और 1 से 2 जुड़े, 2 से 10 जुड़े, 10 से हज़ारों भक्त जुड़ गए। इससे इस मंदिर का अच्छा निर्माण हो रहा है। यानी कि माता जी ने कहीं ना कहीं लोगों में सद्बुद्धि दी, ऐसा परचम अपना दिखाया जिससे लोगों में श्रद्धा फिर से बढ़ी। और लोग जो है यहाँ पहले रोपवे नहीं था, क्योंकि आज तो रोपवे हो गया है। पहले लोग पैदल चल के यहाँ माता जी के दर्शन करने आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी तमाम पेरेंट्स को, उन सभी भक्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि आप माता जी के दरबार में आते हैं तो श्रद्धा से आइए। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये एक माता जी का दरबार है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। जय माता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले 3 वीडियो में मैं आपको उदयपुर के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे पाया हूँगा। यदि आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।